हेलो दोस्तों, मैं लॉलेस श्रीवास फिर से एक बार लॉलेस मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम मॉडल पेपर देखने वाले हैं और इस मॉडल पेपर में कुछ चुनिंदा और बेहतरीन सवाल लेकर आए हूं इस बार मैं, है ना, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ज़्यादा दिन समय नहीं बचा तो कंटिन्यू देखते रहिएगा, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्लियर है? तो आज का सवाल बेहतरीन सवालों में से एक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा आज के सवाल को। क्या बोलना चाह रहा है, मिलान करके आपको क्या करना है, बताना है। एक साइड सूची दिया गया है और एक साइड सूची 2 दे रखा है। सूची 1 में आपके पास बेलन, घन, शंकु और गोला दे रखा है। उसी प्रकार सूची 2 में यहाँ पर 1, 2, 3 और 6 करके दे रखा है। यहाँ पर आपको समझना है कि 1, 2, 3 और 6 का मतलब क्या है। तो ये फलकों की संख्या है। ये क्या है दोस्तों, हमारे लिए फलकों की संख्या है। याद रखना, फलकों की संख्या को ये शो कर रहा है। ये आपको समझना है। एग्जाम में जरूरी नहीं कि ऐसा आपको दे फलकों की संख्या दिया हो ना दिया हो, है ना, मतलब फलकों की संख्या ऐसा लिखा हो ना लिखा हो, आपको समझना है। क्लियर है? तो देखते हैं। पहला हमारे पास दे रखा है बेलन। अब आपको सोचना है कि बेलन में कितने फलक होते हैं, घन में कितने फलक होते हैं, शंकु में और गोला में कितने फलक होते हैं। तो सबसे पहले मैं बेलन की बात करता हूं दोस्तों। बेलन में आपको कितने फलक दिखाई देने चाहिए या कितने फलक होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है हमारे पास इस प्रकार की जो आकृति होता है। आप सभी लोग वाकिफ हो कि बेलन होता क्या है। भाई, ये जो आकृति है ड्रम टाइप का दिख रहा है, ये क्या है, बेलन है। अब बेलन में मैं फलक बता रहा हूँ। फलक हमेशा एक चीज याद रखना, जो कर्व्ड वाला पार्ट होता है, घुमावदार होता है, उनको हम एक ही फलक के रूप में क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो समझना कि जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हमारे लिए क्या होगा, एक फलक का काम करेगा, ये एक फलक हो गया। उसी प्रकार एक नीचे में आपके पास पार्ट है, ये हमारे लिए 2 फलक हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और एक फलक हमारे पास ये वाला बनेगा, कौन सा भाई, ये जो घुमावदार पार्ट है, ये पूरे के पूरे एक और फलक बन जाएगा। तो ये टोटल कितने फलक बनेंगे, इसमें 3 फलक बनेंगे। तो बेलन में फलकों की संख्या कितना होना चाहिए, तो हम कहेंगे भाई 3 फलक होंगे। अब बात करते हैं घन। घन से सभी लोग वाकिफ हो। घन क्या होता है, जो पासा होता है ना, जो आप लोग लूडो करके खेलते हो, वो भी किस प्रकार का होता है, घनाकार होता है। ध्यान समझना, ये हमारे पास क्या है, घन है। ध्यान समझना, लूडो बोल सकते हैं इसमें। क्लियर है? अब इसको अंदर से विधि में बनाना चाहूँ तो एक ऐसा डायग्राम बना देता हूँ। अंदर से इसको इस प्रकार से मिला देता हूँ, इसको ऐसे मिला देता हूँ, ये वाले पार्ट को इस प्रकार से मिला देते हैं, तो बन गया भी हमारे पास। अब इसमें कितने फलक होंगे, फलक काउंट करेंगे। ध्यान समझना दोस्तों, एक फलक हो जाएगा हमारा ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा ये एक फलक बन जाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार ये वाला जो पार्ट होगा हमारे लिए कौन सा होगा, दूसरा फलक बन जाएगा। उसी प्रकार यदि ये वाले की बात करें तो ये हमारे लिए तीसरा फलक का काम करेगा। ये ऊपर वाला दोस्तों हमारे लिए चौथा फलक बन जाएगा। ये साइड वाला हमारे लिए 5 फलक बन जाएगा। और ध्यान समझना, और कौन कौन सा है, पूरा बिगाड़ डाले क्या हम लोगों ने, है ना। और ये सामने वाला आपके पास 5, और ये बन जाएगा हमारे लिए 6वां फलक बन जाएगा। क्लियर है? तो कितने फलक होंगे इसमें, घन में, याद रखना टोटल 6 फलक होंगे। तो बी का क्या होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, चौथा नंबर का ऑप्शन जो होगा 6 जो होगा ये होगा हमारे पास घनों में। अब बात करें शंकु, तो हैप्पी बर्थडे वाला जो टोपी नहीं पहनते हो क्या, ये जो होता है ये शंकु होता है। आजकल तो गर्मी का सीजन है तो आप कोन भी खाते हो, तो इस प्रकार की जो आकृति होगा ये हमारे लिए क्या होगा, शंकु होगा। क्लियर है? अब इसमें फलक कौन कौन से होंगे भाई, तो एक फलक इसका जो बेस वाला पार्ट होगा ये एक फलक बन जाएगा हमारे लिए। क्लियर है? और एक फलक बनेगा दोस्तों ये जो घुमावदार जो हिस्सा है ना, जो नुकीने वाला जो हिस्सा है, ये हमारे पास दूसरा फलक का काम करेगा। तो हम देखेंगे कि शंकु में टोटल कितने फलक होंगे, 2 फलक होंगे। तो ये जो दूसरा वाला जो होगा इसका ये करेक्ट हो जाएगा। अब बच गया हमारे पास गोला। अब गोला, आप गेंद की बात करोगे तो गेंद में यदि हम देखें तो कहीं पर ऐसा हिस्सा नहीं होता जिसको हम बेस मान सकें। क्लियर है? जितने भी हिस्सा होता है सब के सब घुमावदार होते हैं। जैसे एटलस है ना, पृथ्वी वाला जो एटलस देखेंगे इसमें भी आपको कहीं कोना होना तो दिखाई नहीं दिया होगा। तो ये जो पूरा की पूरा जो होगा ये एक फलक का काम करेगा। किस फलक का काम करेगा, एक फलक का। तो आपका डी का कौन सा हो जाएगा आपके पास, पहला हो जाएगा। अब बस कुछ करना नहीं था, हमने यहाँ पर मिलान करना है बस। अब देखो यहाँ पर भाई एक आना चाहिए भाई तीसरा, ए का तीसरा यहाँ पर है और ए का तीसरा यहाँ पर है। तो 2 जो ऑप्शन होगा बी और डी, ये आपका यूं ही कट गया। अब हम देखेंगे यदि भाई ए का तीसरा है और बी का होना चाहिए चौथा, तो बी का चौथा यहाँ पर भी है और बी का चौथा यहाँ पर भी है। क्लियर है? फिर हम देखेंगे सी का होना चाहिए आपके पास दूसरा,
तो सी का दूसरा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सी का दूसरा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको क्या करना है, बाकी सवालों को यदि इस प्रकार से सवाल पूछे जाएँ तो उन सवालों को बनाना है, वो भी बेदर्दी से। आए भी समझ में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, ध्यान समझना, जितने भी सवाल कराऊंगा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कराऊंगा मैं। क्लियर है, बस जमे रहिए, है ना, देखते रहो यार, ध्यान समझना। देखिए नेक्स्ट सवाल कथन वाला सवाल है, बेहतरीन सवाल है। नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्पों को आपको क्या करना था, चुनना था भाई। क्लियर है, कथन क्या बोलना चाह रहा है ये देखो, सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब यदि मैं ये कह दूं आपसे कि भाई मैं कहूं एक नंबर लाइन में डिजाइन कर लेना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास क्या है, वास्तविक संख्या के बारे में बोल रहा है ना भाई। तो मैं पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जीरो जो होता है एक मार्क होता है, क्योंकि जीरो का साइन किस प्रकार से होता है, इसको हम न्यूट्रल में रखते हैं। ध्यान समझना, इसको किस में रखते हैं, न्यूट्रल के श्रेणी में रखते हैं। न्यूट्रल क्यों भाई, न्यूट्रल रखने का मतलब है इसमें हम दोनों के चार्ज को, इसको उदासीन बोल सकते हैं हिंदी में दोनों के चार्ज समाहित है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी, इसलिए क्या होगा ये, यह आवेश रहित बोल सकते हैं। क्लियर है, इसलिए हम जीरो को किस श्रेणी में रखेंगे, न्यूट्रल। अब जीरो से यदि पहले आएंगे, जैसे हम कहेंगे तो -1 पड़ेगा, उससे भी पहले आएंगे तो -2 भी पड़ेगा, उससे पहले आएंगे तो -3, और इस प्रकार से ये अनंत तक भी जाएगा इधर भाई, जितना तक आप बढ़ाना चाहो। उसी प्रकार यदि मैं जीरो से आगे बढ़ना चाहूँ तो आपको प्लस का 1 मिलेगा, फिर प्लस का 2 भी मिल जाएगा, प्लस का 3 भी मिल जाएगा। इस प्रकार से ये भी अनंत तक आपके बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। यहाँ पर बोला गया ना पूर्ण संख्या, खैर मैं बताना चाह रहा हूँ ये क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब जो अपने आप में पूरा हो दोस्तों, है ना, कोई टुकड़ा नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पूर्णांक की। अब ध्यान समझना रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर में मेरे प्यारे दोस्तों, वास्तविक यदि नंबर की बात करो तो वास्तविक नंबर में क्या होंगे, सभी प्राकृतिक संख्या, जितने भी प्राकृतिक संख्या है या प्राकृत ये संख्या बोल सकते ये भी शामिल हो जाएंगे, है ना। कौन, प्राकृतिक संख्या आपके शामिल हो जाएगा। ध्यान समझना, सभी के सभी आपके पास कौन शामिल हो जाएगा, तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगा शामिल। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो पूर्ण संख्या शामिल हो जाएगा, पूर्ण संख्या, है ना। हम तो बात कर रहे हैं किसके, वास्तविक संख्या के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्या कब कौन कौन से, तो आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा मैं, है ना, पीछे हटाकर लिख रहा हूँ। वास्तविक संख्या की बात करूँ तो सभी के सभी नेचुरल, या हम हिंदी में लिखेंगे क्योंकि दिक्कत होता है लोगों को कुछ को, है ना। यदि मैं कहूँ प्राकृत संख्या की बात करें, प्राकृत लिख दे रहा हूँ, तो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्या आपके पास क्या होंगे, प्राकृत। यदि मैं पूर्ण संख्या की बात करूं दोस्तों, होल नंबर, तो पूर्ण संख्या कौन कौन से होंगे, तो जीरो को यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में शामिल कर देते हैं इस प्रकार, तो जीरो से लेकर अनंत तक जाइए हमारे पास क्या होंगे, पूर्ण। सभी सम संख्या की बात करूं तो सम संख्या भाई आप कहोगे 2 से कटने वाले सभी के सभी संख्या क्या होंगे आपके पास, सम संख्या, और सबके सब पॉजिटिव भी होने चाहिए, तो ये हमारे पास अनंत तक जाएगा, ये भी हमारे पास सम संख्या हो गया। उसी प्रकार यदि विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या की यदि मैं बात करूँ दोस्तों, तो 2 से जो ना कटने वाले संख्या हो और सबके सब धनात्मक हो, इनको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। इसके अतिरिक्त हो सकता है आपके पास अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 से चालू होता है, 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7, ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या बोला जाता है जिनके मैक्सिमम 2 आपके गुणनखंड हो सकते हैं, जिसमें 1 हो और स्वयं वो संख्या हो, तो ये भी आपके पास अनंत तक जा सकता है। और इसमें दशमलव वाले संख्या भी आ सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर चूंकि मैं एक नंबर लाइन में आपको दर्शाकर बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्त, कि भाई जितने भी हमारे पास संख्या है, या तो आपके पास पॉजिटिव संख्या होंगी या तो निगेटिव संख्या। ठीक है, तो मैंने एक चीज कहा कि जब मैं पॉजिटिव संख्या को लिखा तो अभी तक जो भी लिखा हूं इन सभी संख्या को मैं काउंट कर चुका हूं, है ना। इनके बीच में आपको कुछ आपके पास, है ना, रेशनल नंबर परिमेय संख्या भी दिखाई देंगे, और परिमेय संख्या को तोड़ने पर वो दशमलव वाले अंकों संख्या में भी क्या हो, टूट भी सकता है। मतलब मैं 100% कह सकता हूं कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं। तो कथन पहला जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, फिर यहाँ पर दिया गया कारण में -2 -1 0 1 2 आदि पूर्णांक कहलाते हैं। बिल्कुल भाई, पूर्णांक हमारे पास क्या है, क्योंकि यहाँ पर सभी धनात्मक बोल रहे हैं ना भाई, वास्तविक संख्या बोल रहे हैं, तो भाई जितने भी आपके पास -2 हो, -1 हो, 0 हो, 1 2 और आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो इन सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। और यही पूर्णांक रूप में यहाँ पर ऊपर वाले हमारे जो कथन है उस बता रहा है ना, बताने की कोशिश कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कथन और कारण दोनों जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होगा, एकदम करेक्ट होने वाला है। आए भी समझ में। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा
अगला सवाल, और आप लोगों को विशेष सूचना, समय बहुत कम है, अभी भी आप लोगों के पास समय है कि भाई मात्र 449 रुपये के प्राइस पर मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर के जो आपके कोर्स हैं इसको आप परचेज कर सकते हो, अपने तैयारी को और एक एक्सट्रीम लेवल में क्या कर सकते हो, पहुंचा सकते हो। क्लियर है। और साथ में मंडी उप निरीक्षक का जो संपूर्ण कोर्स है मेरे प्यारे दोस्तों, मात्र 749 रुपये के प्राइस पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। इसके साथ साथ हमारे चैनल सीजी मैपोलॉजी में टेस्ट सीरीज, यदि मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं, आपको टेस्ट सीरीज मंडी निरीक्षक के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज हम लोगों ने क्या किया, चला रहे हैं, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। मिनिमम प्राइस पर ये आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको बिल्कुल नए पैटर्न के जितने भी सवाल हूबहू आपको जो एग्जाम पैटर्न नंबर जिस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, ये टेस्ट सीरीज आपको उसी प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो आपके एग्जाम में है ना जो रिजल्ट आने वाले उसको काफ़ी हद तक ये जो टेस्ट सीरीज है प्रभावित कर सकता है। क्लियर है। तो इसको आप जरूर सीजी मैपोलॉजी एंड्रॉइड ऐप है वहाँ पर जाकर परचेज करके है ना दो टोटल कितने टेस्ट है, 10 टेस्ट है, उन 10 टेस्ट को दिलाकर अपने जो तैयारी है उसको और पुख्ता बना सकते हो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर देखिएगा। अगला सवाल, फिर मैं जितने भी सवाल कराऊंगा सब के सब एग्जाम ओरिएंटेड सवाल कराऊंगा भाई, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जैसा वैसे हूबहू मैं सवाल भी आपको कराने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मिलान नहीं है, यहाँ पर निम्नलिखित है ना, ये हमारे पास मिलान नहीं है। एक परिगत, एक प्रश्न है हमारे पास, एक परिगत व्रत की रचना के लिए निम्नलिखित पदों को उचित क्रम में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। अब एक यहाँ पर शब्द आया है परिगत, है ना, परिगत व्रत की रचना के लिए, है ना। अब परिगत व्रत क्या होता है, तो आप दो चीज़ों से आप वाकिफ होना है, एक अंतःव्रत होता है दोस्तों और एक परिगत व्रत होता है। पहले इन दोनों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक होता है दोस्तों अंतःव्रत है ना, अंतःव्रत, और एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों परिगत व्रत। याद रखना, परिगत व्रत। यदि आपको यही चीज़ पता नहीं रहेगा तो आप सवाल बनाओगे कैसे। अंतःव्रत क्या होता है, कोई भी एक ट्राइंगल है ना, कोई ट्राइंगल या किसी ट्राइंगल के अंदर में मान लो मैं एक सर्कल डिजाइन करना चाहूँ, है ना, ट्राइंगल के अंदर में मैं इस प्रकार से सर्कल बनाना चाहूँ, तो जिस सर्कल का जो सेंटर होगा, केंद्र होगा, यही उसका क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाता है। याद रखना, क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र। लेकिन यदि मैं ये कहूँ कि एक ट्राइंगल के बाहर में मुझे मान लो क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है, कहाँ पर, ट्राइंगल के बाहर में, तो ट्राइंगल के तीनों शीर्ष को स्पर्श करते हुए इस प्रकार से बनाना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये जो सर्कल है और इसका जो केंद्र होगा, इसको हम बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों परिगत व्रत के नाम से जाना जाता है। तो ये डिफरेंट होता है। यदि त्रिभुज के अंदर में कोई व्रत बना है तो इसको हम अंतःव्रत बोलते हैं, और त्रिभुज के यदि बाहर में व्रत बना है तो इसको परिगत व्रत के नाम से जाना जाता है। तो ये शब्दों का खेल है और मैक्सिमम बच्चे इन्हीं शब्दों के खेल में क्या होता है, फंस जाता है और सवालों को गलत करके आ जाता है। अब देखो यहाँ पर बोला गया है परिगत व्रत। परिगत व्रत कहने का मतलब है आपको ये बोल रहा है कि भाई आप ट्राइंगल के बाहर में क्या बनाओ, एक सर्कल का निर्माण करो, तो वो होगा आपके लिए परिगत व्रत। क्लियर है। अब उसके लिए जो बनाने का जो क्रम होगा, उस क्रम को आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप डायरेक्ट तो आप ट्राइंगल नहीं बना सकते और ना ही आप सर्कल खींच सकते। सबसे पहले हमारे लिए कोई रेखा का निर्माण हो जाए तो बहुत जरूरी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे के वाला कथन है, एक रेखाखंड खींचा। भाई ये हमारे पास सबसे पहले कोई भी बच्चा बता देगा कि भाई के जो होगा ये प्रथम नंबर पर होना चाहिए। सबसे पहले हम एक रेखा का निर्माण करेंगे इस प्रकार से, ध्यान समझना, मैं एक एक पद को बताने वाला हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखा का निर्माण कर देंगे इस प्रकार से। क्लियर है। रेखाखंड खींच लिए। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचा जाता है। अब यहाँ पर अभी देखो एक ही हमारे पास भुजा है, अभी निर्माण नहीं हुआ ना त्रिभुज, तो हम तो केवल रेखाखंड मारे, तो ये दूसरा तो नहीं होगा। रेखाखंड पर त्रिभुज की रचना कीजिए। हाँ ये हो सकता है भाई, ये हमारे पास रेखाखंड है और इस रेखाखंड पर हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज की रचना कर देंगे। ध्यान समझना। अब मैं इस रेखाखंड पर चाहता हूँ कि एक त्रिभुज का निर्माण कर दूं। चलो इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, एक त्रिभुज की रचना करना चाह रहा हूँ। इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, एक त्रिभुज की रचना कर दिया। ध्यान समझना, ये क्लियर है भाई। मैंने एक रेखाखंड खींचा और उसके बाद त्रिभुज के क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। तो ये मेरे पास होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोला गया केंद्र से त्रिभुज के बाहर शीर्षों से होकर जाता हुआ एक परिगत वृत्त बनाया गया है। दोनों लंब समद्विभाजकों को कटाव बिंदु को वृत्त का केंद्र मान लीजिए। अब ध्यान समझना, अभी मैंने क्या किया, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचा, ये मेरे लिए पहला पॉइंट हुआ। फिर रेखाखंड पर एक त्रिभुज की भी मैंने रचना कर दिया, क्योंकि सबसे पहले रेखा खींचेंगे और उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, त्रिभुज का निर्माण कर देंगे। तो हो गया दो। अब ध्यान समझना, अब यहाँ पर बोला गया त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को, जब भाई मेरे पास त्रिभुज बन ही गया है तो मैं कोई दो भुजा ले लेता हूँ और दो भुजा लेने के बाद उनके लंब समद्विभाजक खींच
पूछ लेता हूँ। लंब समद्विभाजक कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों कि भाई लंब समद्विभाजक क्या होता है, ध्यान समझना। लंब समद्विभाजक मतलब ये है कि भाई बीचों बीच से काटने वाला हो, इस प्रकार से, है ना। लंब समद्विभाजक इस प्रकार से खींचेंगे, ये आपके पास 90 डिग्री का होना चाहिए। उसी प्रकार ये पहले भुजा पर जैसे मैंने कहा ये ट्राइंगल ए बी और सी खींच दिया, तो बीसी भुजा का लंब समद्विभाजक और मैं एसी भुजा का भी एक लंब समद्विभाजक इस प्रकार से खींच देना चाहूँ। ये भी 90 डिग्री का कोण हो और ये भी 90 डिग्री का कोण हो, ध्यान समझना। तो ये जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट किए ये वाले बिंदु को मान लेते हैं ओ बिंदु के, कि इस बिंदु पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये होना चाहिए हमारे लिए तीसरा पॉइंट, ध्यान समझना। क्लियर है। अब क्या बोला जा रहा है, केंद्र से त्रिभुज के बाहर शीर्षों से होकर जाता हुआ एक परिगत वृत्त बनाएंगे, ये तो लास्ट वाला होना चाहिए। फिर दोनों लंब समद्विभाजकों के कटाव बिंदु, अब जिस बिंदु पर ये दोनों लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु जो ओ आया है, ध्यान समझना, इसको हम क्या मान लेंगे, उसका केंद्र मान लेंगे। और केंद्र में क्या मान लिया दोस्तों, मैंने ओ मान लिया। तो ये होना चाहिए मेरे पास चौथा। अब हमारे पास एक बच गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको केंद्र मानकर, है ना भाई, एक हम परिगत वृत्त की निर्माण कर देंगे, है ना भाई। और कैसे, उनके शीर्षों को स्पर्श करते हुए इस प्रकार से मैं क्या कर दूंगा, मेरा भले यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, अलग बात है, आप लोग अच्छे से बना लेना। क्लियर है। तो ये टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा बन गया है, हंसना नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये 5वां नंबर पर हो जाएगा हमारे पास एन, और इस प्रकार से हम परिगत का क्या कर देंगे, रचना कर देंगे। क्लियर है। अब यदि मैं क्रम की बात करूं तो सबसे पहले आना चाहिए के। कहाँ पर है भी, सबसे पहले के बाद आना चाहिए एम, के बाद आया है एम के बाद आना चाहिए एल भी आ गया, एल के बाद आना चाहिए ओ, आना चाहिए भाई, ओ आना चाहिए। तो हम देखेंगे ये नहीं हो सकता, है ना, के एम एल ओ और लास्ट में आना चाहिए एन। तो हमारे पास जो बी जो वाला कथन ऑप्शन जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। और इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सवालों को बनाना है। मजा आया भी। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो अगला सवाल, फिर ध्यान समझना क्या बोलना चाह रहा है। नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्पों को आपको क्या करना है, चुनना है। ध्यान समझना, बहुत आराम से पढ़ना है। किसी त्रिभुज में न्यूनतम 2 न्यून कोण हो सकते हैं बोला गया है, ये हमारे पास कथन है। यदि मैं एक बात कहूँ आपको, ध्यान समझना, किसी त्रिभुज में न्यूनतम 2 न्यून कोण हो सकते हैं। अब 2 न्यून कोण की बात करें तो सबसे पहले हम त्रिभुज की ही रचना करके देख लेते हैं। अब मैं यदि बात करूँ त्रिभुज में, यदि बात करूँ तो एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान समझना, एक होता है समकोण त्रिभुज, होता है ये भी हमारे पास त्रिभुज है भाई, समकोण त्रिभुज, ठीक है। एक होता है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है हमारे पास, समद्विबाहु त्रिभुज। एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों समबाहु त्रिभुज, ध्यान समझना मेरी बात को, समबाहु त्रिभुज। और एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज भी हो सकता है, ध्यान समझना, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, ध्यान समझना। क्लियर है। अब मैंने कहा समकोण त्रिभुज की यदि हम बात करें तो आप सबको पता है कि समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होता है भाई, जिसका एक कोण जो होता है बिल्कुल 90 डिग्री का हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है ना। यदि मैं तीनों कोणों की बात करूं तो तीनों कोणों का जो योग होगा ये टोटल 180 डिग्री का होता है। मैंने एक चीज़ देखा कि यदि 90 डिग्री का है तो बचेंगे ये जो 2 कोण होंगे, इसको शेष को 90 होना पड़ेगा, तब तो 90 90 180 होगा। तो 90 90 होना इन दोनों को, तो आप जो भी रूप में बांटो, चाहे इसको आप 60 दे दो, इसको 30 दे दो, या इसको 30 इसको 60, जैसा भी बांटो, हम तो एक चीज कहेंगे कि भाई जो कोण 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से जो कम होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाला जो होगा, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 90 डिग्री से जो कम होगा, ये जो थीटा का मान जो 90 डिग्री से होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। तो यहाँ पर आप कहोगे कि ये एक न्यून कोण बनेगा और यहाँ पर एक न्यून कोण बनेगा, तो टोटल न्यून कोण बने कितने, 2 न्यून कोण तो बनना ही है। क्लियर है। उसी प्रकार यदि मैं आगे बढ़ता हूँ, मान लेते हैं किस पर, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होगा हमारे पास, ऐसे जो त्रिभुज होंगे समद्विबाहु, जिसके 2 भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। अब 2 भुजा बराबर होंगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे समद्विबाहु त्रिभुज में, है ना, कोई भी ऐसा कोण नहीं है जो 90 डिग्री के बराबर हो। क्लियर है। और समद्विबाहु त्रिभुज जरूरी नहीं कि केवल ये भी आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, कुछ भी कंडीशन बन सकते हैं, मेरे बात ध्यान समझना। मैं समकोण त्रिभुज भी कई बार समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, यदि ये 45 डिग्री बन जाए, ये 45 डिग्री बन जाए। यदि ऐसे देखें तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि 2 ऐसे कोण होंगे, 2 कोण जिसका मान आप देख पाओगे कि भाई यदि मान लेते हैं ये 90 डिग्री का है, तो मैंने कहा 2 कोण जो होंगे ये 90 डिग्री से कम होंगी, मतलब थीटा का मान जो होगा 90 डिग्री से कम
होगा, मतलब ये भी मेरे पास न्यून कोण होगा। और कितने न्यून कोण, एक और एक, टोटल 2 न्यून कोण यहाँ पर भी बनेगा, ध्यान समझना। समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बराबर होते हैं। और सभी भुजा आपस में बराबर होंगे तो कोण भी सभी बराबर होंगे। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री का होता है। 60 + 60 + 60 आप करके देखोगे तो टोटल आपको 180 दिखाई देगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो थीटा का मान है वो 90 डिग्री से कम है, मतलब 90 डिग्री, मतलब न्यून कोण है। और यहाँ पर टोटल न्यून कोणों की संख्या कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो हमने एक चीज देखे कि किसी त्रिभुज में न्यूनतम 2 न्यून कोण हो सकते हैं। ये बोल रहा है हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी बता रहा है कि भाई 2 ही हो सकते हैं क्या, नहीं। किसी त्रिभुज में 2 होने की संभावना तो है, लेकिन 3 होने की भी संभावना है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि कथन जो होगा ये हमारा क्या होगा। अब हो भी सकता है ऐसा, है ना, 3 भी हो सकता है, लेकिन हो सकते हैं, चलो ठीक है। यदि ये हमारे पास सही है, एक तरीके से मान लो ये संभावना की ओर यदि हमको अग्रसित कर रहा है, हो सकते हैं, है ना, तो 2 हो सकते हैं, पॉसिबल है भाई। तो इस आधार पर यदि मानेंगे तो कथन हमारा पहला करेक्ट होगा। यदि ऐसा बोला होता कि किसी त्रिभुज में हमेशा, है ना, 2 न्यून कोण ही होते हैं, तब तो ये कथन हमारा क्या होता, गलत हो जाता। लेकिन किसी त्रिभुज में न्यूनतम 2 न्यून कोण हो सकते हैं बोला गया है, तो इस आधार पर ये कथन क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। फिर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री इस बात की पुष्टि करता है कि 2 कोण न्यून कोण होगा ही, क्योंकि मान लो एक कोण यदि मान लो न्यून कोण नहीं है तो उस केस में आपका 2 कोण जो होगा वो कितने डिग्री का बनेगा भाई, वो न्यून कोण तो बनेगा ही, क्योंकि हमारे पास इसके चांसेस क्या होते हैं कि एक ही कोण ऐसा है, जैसे मैंने कहा ये हमारे पास जो कोण बनेगा ये अधिक कोण है, अधिक कोण होगा दोस्तों। मान लेते हैं थीटा अल्फा और ये मान लेते हैं 130 डिग्री का कोण। तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि ये विषम बाहु त्रिभुज भी होगा, मान लो, है ना, अधिक कोण का त्रिभुज होगा, तो अधिक कोण के त्रिभुज में भी आपके 2 न्यून कोण तो बनेंगे ही। और इस बात की पुष्टि करता है, तो हम कहेंगे कारण भी हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट है। अब हम कहेंगे कि क्या 180 डिग्री बोलने मात्र से ऊपर के 2 कोण क्लियर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई, है ना, क्योंकि मान लो कोई ना कोई ऐसा तो बनेगा ही, है ना, क्योंकि इसके सम के बारे में बता रहा है। तो हम कहेंगे दोनों हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना, कथन और कारण दोनों सही होगा। तो आपके ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। फिर नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन समकोण त्रिभुज के संदर्भ में सही है। नीचे दिए गए कथनों में सही कथन की पहचान करना है। अब यहाँ पर जो कथन दिया हमारे पास 4 कथन दिया गया है, इन चारों कथनों को समकोण के संदर्भ में आपको क्या करना है, बताना है कि आखिर समकोण त्रिभुज में क्या क्या इस कथन में से सही हो सकता है और कथन में से सही नहीं हो सकता। अब ध्यान समझना, किन्हीं 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है बोला गया है। ध्यान समझना, है ना, किन्हीं 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज में बोला गया है। तो हमको पता है कि यदि मैं समकोण त्रिभुज बनाऊं, ध्यान समझना दोस्तों, है ना, समकोण त्रिभुज का निर्माण करना चाहूँ तो आप सभी को पता है ये होता है हमारे पास लंब, क्या होता है, लंब होगा, ये हो जाएगा हमारे पास आधार, ठीक है, आधार, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कर्णा हो जाता है, क्या होगा, कर्णा। ध्यान समझना, किन्हीं 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। यदि मैं समकोण की डेफिनेशन की बात करूं, है ना, समकोण की डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो हमको इतना पता है कि यदि मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हम कहेंगे कि ए के सामने वाली भुजा ए, सी के सामने वाली भुजा सी और बी के सामने वाली भुजा बी होगा। तो आप देख पाओगे कि भाई ए का स्क्वायर प्लस, यदि मैं बात करूँ यहाँ पर ए की स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं हम कोई भी, है ना, सी के बी के स्क्वायर, है ना, इक्वल होता है हमेशा सी के स्क्वायर के बराबर। ये हमको पता है, समकोण त्रिभुज के डेफिनेशन है मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई लंब का वर्ग प्लस आधार का जो वर्ग होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर, तो ये कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। तो ये जो हमारे पास कथन है, किन्हीं 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये जो हमारे पास जो कथन होगा ये तो गलत हो जाएगा। अधिक नहीं होता भाई, बल्कि क्या होता है, बराबर होता है। आए समझ में? तो इस आधार पर जो के वाला कथन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल गलत होने वाला है। फिर हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई है। यदि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार
जो दिया रहेगा वो, और जो हमारे पास इसका लंब किसके रूप में काम करेगा, ये ऊंचाई के रूप में काम करेगा। तो इस फार्मूला से हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो इस आधार पर एल वाला जो कथन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर समकोण त्रिभुज के परिगत वृत्त का केंद्र कर्ण के मध्य में बनता है। यदि मान लो इस समकोण त्रिभुज के में परिगत है ना, परिगत में भी आपको बताया था क्या होता है, इस प्रकार से है ना। परिगत में हम ये देखे हैं कि मान लेते हैं एक हम त्रिभुज के बाहर क्या बनाना चाहें, सर्कल बनाना चाहें, इस प्रकार से सर्कल का निर्माण करेंगे, है ना। तो सर्कल का जो सेंटर होगा क्या, कर्ण के बीचों बीच होगा। तो ध्यान समझना, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक का डेफिनेशन लगा देंगे। यहाँ पर इसका लंब समद्विभाजक कहीं ए वाले बिंदु पर मिलेगा, यहाँ पर ध्यान समझना। उसी प्रकार आधार का भी समद्विभाजक कहीं ये वाले बिंदु पर, तो जिस बिंदु पर मिलेगा, अब आप बात करोगे केंद्र का, है ना, तो आप सी का भी तो करोगे, तो सी का जो लंब समद्विभाजक होगा यहीं पर मिलेगा दोस्तों, ध्यान समझिए इसी बिंदु पर। तो हमेशा एक चीज याद रखना, ये बराबर भागों में क्या करता है, लंब समद्विभाजक बांटने का काम करता है। तो जो इसका केंद्र होगा, केंद्र जो होगा, है ना, हमको पता है कि उसके कर्ण के बिल्कुल बीचों बीच मिलने वाला, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एम वाला जो कथन होगा मेरे प्यारे दोस्तों एकदम करेक्ट होने वाला है। फिर बोला गया समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त लंब प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण डिवाइड बाई 2 होता है। आपको पता होना चाहिए जब भी आपको अंतःवृत्त की क्या निकालना हो, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त क्या होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या होना चाहिए था यहाँ पर, है ना, कुछ मिस्टेक हो गया, क्या, त्रिज्या निकालने के लिए। तो जब आपको त्रिज्या निकालना रहेगा, है ना, तो आप कैसे निकालोगे, वो भी अंतःवृत्त का तो नहीं निकालेंगे भाई। अंतःवृत्त का कैसे निकालेंगे, अंतःवृत्त का फार्मूला ये होगा क्या, नहीं, यदि हमको अंदर के निकालना रहेगा तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि हम क्या करेंगे, अंतःवृत्त की मान लो त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है, अंतःवृत्त के निकालना है, इन रेडियस निकालना है ना, क्या निकालना है, इन रेडियस। तो इसके लिए मैं अलग डायग्राम देकर आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपको जैसे यहाँ पर बोला गया, ये हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज है, और अंतःवृत्त की त्रिज्या कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको अंदर में इस प्रकार से क्या बनाना है, सर्कल बनाना है, जिसकी त्रिज्या आर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो याद रखना, समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, तो आर बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस डिवाइड बाई 2। ये जो फार्मूला होता है, इसी फार्मूला के बेस में हम क्या करते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या का क्या निकाल देते हैं, इन रेडियस ज्ञात करते हैं, त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो एन वाला कथन भी हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट होने वाला है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई अब देखो, मान लो ये तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना रहेगा, लेकिन मान लो आपको यहीं पर बोल दिया जाए कि भाई आप परिगत वृत्त की त्रिज्या निकालो, तो आप बताओ कि हमने अभी पढ़े कि हाइपोटेनस का मतलब कर्ण का क्या होता है, आधा। तो जब इन रेडियस का सर्कम रेडियस ज्ञात करना रहेगा, तो आप क्या करोगे, जस्ट कर्ण का आधा करके आप क्या निकालोगे, इसका परिगत वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करोगे। और अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कैसे करोगे, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण डिवाइड बाई 2 का फार्मूला लगा निकालकर आप अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करोगे। परिगत का त्रिज्या ज्ञात कैसे करोगे, कर्ण का आधा कर दोगे तो वही परिवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। किस केस में, केवल समकोण त्रिभुज के केस के लिए फार्मूला है ये, सभी त्रिभुजों के लिए नहीं, ये केवल समकोण त्रिभुज के लिए। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखे कि हमारे एल वाला कथन, एम वाला और एन वाला, ये तीनों ही कथन करेक्ट हुआ है। यदि हम देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है ना, एल एम और एन, है ना, एल एम और एन होना चाहिए, तो के को हम काट देते हैं, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाई, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। आ रहा भी समझ में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो अगला सवाल, फिर यह कथन वाला सवाल है, नीचे दिए गए कथन एस और कर्ण आर के लिए आपको सही विकल्प क्या करना था, चुनना था। ध्यान समझना, यदि ए तथा बी दो अभाज्य संख्याएं हो बोला गया है ना, ए और बी किस प्रकार के संख्या हैं, अभाज्य संख्या दोनों के दोनों। तो ए तथा बी का लघुत्तम समापवर्तक उनके गुणनफल ए बी के बराबर होता है, और कारण दे रखा है ए तथा बी का एकमात्र समान गुणनखंड 1 होता है। अब मैंने एक चीज मान लिया, यदि अभाज्य संख्या तो क्यों ना मैं 2 1 मान लेता है, एक ही मान, और बी के मान लेते हैं 3, क्योंकि 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या। ध्यान समझना। अब 2 और 3 कैल्शियम कैसे निकालते हो, तो आप लोग निकालते हो ऐसे भाई, 2 और 3 सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, है ना, और 3 को ज्यों करते हो, फिर उसके बाद 3 से भाग 2 दोगे जब तक 1 ना हो जाए। तो
हमने देखे इसके 2 गुणनखंड मिले, है ना, 2 गुणा 3 करोगे तो एलसीएम निकल जाएगा कितना, 6। ठीक है, तो ये जो एलसीएम निकला है जो 6, ये 6 कैसे निकला है, तो हम कहेंगे a इंटू बी जो होगा यही तो हमारे लिए क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इस आधार पर हम कहेंगे कथन हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोला गया है इनका एक मात्र समान गुणनखंड है। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, यदि मेरे पास क्या क्या है, 2 और 3 है, तो 2 और 3, तो 2 के मल्टीपल क्या है, 2 को 1 काट सकता है और 2 को काटेगा तो खुद 2 काटेगा। उसी प्रकार 3 को 1 काट सकता है और 3 को कोई काटेगा तो ये 3 काटेगा। 1.5 से मत कटा देना, है ना, ऐसे नहीं कटाना है आपको, 1.5 में कुछ भी से नहीं कटाना है, ठीक है, क्लियर है। अब आप बताओ 1 2 और 1 3 में इन दोनों जोड़ों में कॉमन क्या है, तो मैंने कहा यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, क्योंकि अभाज्य संख्या वाला है, तो इस आधार पर ये वाला कारण भी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। और कारण इस बात की पुष्टि भी कर रहा है कि उनका लघुत्तम समापवर्तक उनके गुणनखंड के बराबर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए जो आपका जो ऑप्शन ये होगा, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। कथन और कारण दोनों करेक्ट होगा और कारण जो है कथन की सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा होगा। क्लियर है भाई, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, फिर एक छात्र एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त कर 5 अंकों से फेल हो जाता है, ध्यान समझना, ठीक है, जबकि एक अन्य छात्र अधिकतम अंकों का 40% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 20 अंक ज़्यादा है, तो सही कथन को आपको चुनना है। अब इतना तो हम समझ गए कि जब तक इस सवाल को हम हल नहीं करेंगे, है ना, इसके आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम का जो टोटल पूर्णांक होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 100% का होता है, ध्यान समझना, 100% का होगा। अब एक छात्र, यदि मैं पहले छात्र की बात करूँ तो पहला छात्र कितना लाता है, तो भाई इसने 30% अंक ले आया, ध्यान समझना, और कितने अंकों से फेल हो गया, 5 अंकों से। तो मैं कहूँगा यदि 30% तो लाया ही बंदा, यदि मान लो ये 5 अंक कहीं से जुगाड़ करके और ले आए तो ये बंदा पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कहोगे हो जाएगा भाई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बराबर। फिर यहाँ पर बोला गया है कि अन्य छात्र है, कोई दूसरा छात्र भी हमारे पास, ये दूसरा छात्र क्या करता है, 40% ले आता है, चलो ठीक है भाई, 40% ले आया, और यहाँ पर बोला गया है उत्तीर्णांक से 20 अंक ज़्यादा है। मतलब मैं ये कहूँगा कि यदि 20 अंक नहीं भी लाता ये बंदा तो पास तो हो जाता ना, तो हम कहेंगे इसके 20 अंक को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब आपको क्या करना है, परसेंट को एक साइड और बिना परसेंट वाले को एक साइड कर लो। तो इधर 30% है ना, 40% का पक्षांतर करूँगा तो ये प्लस में, पक्षांतर करने पर माइनस का 40%। उसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों इधर माइनस का 20 है ना, प्लस 5 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। 30 और 40 में अंतर करेंगे तो माइनस 10%, है ना। उसी प्रकार माइनस और माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 25। और मैं यदि काट सकता हूँ तो काट देता हूँ भाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 का मान निकल जाएगा, ठीक है, 5 का मान निकल जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो 5, 2 से काट दें कि नहीं काटें, ठीक है, चलो 2 से नहीं काटते, इसको हम 5 से काट देते हैं, 5 से कट जाएगा ना, ठीक है, 5 से काट देंगे तो कितने पार में कट जाएगा, आप कहोगे 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 25। मतलब मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि 2% का मान कितना होगा, 5 होगा। ध्यान समझना दोस्तों, यहाँ पर हमने देखे हैं कि 10% का मान कितना है, 10% का मान मेरे प्यारे दोस्तों कितना है, 250। यदि 2 के आगे 10 के आगे 0 लगा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 100%, और इधर भी मैं 0 लगा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं सवाल की ओर। देखिएगा, उत्तीर्णांक 32% का है, पास होने के लिए 32% लाना जरूरी था। हमने देखे हैं कि किसी बंदे को पास होने के लिए इतना अंक तो लाना ही था, क्लियर है। 30% प्लस यदि मैं बात करूँ 5 अंक, 5 अंक को क्या मैं 2 लिख सकता हूँ, 2%, आप कहोगे लिख सकते हो भाई, तो आप देख पाओगे 30 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो मैंने कहा 32%। मतलब मैं 100% कह सकता हूँ कि के वाला जो कथन है करेक्ट होगा, क्योंकि उत्तीर्णांक कितने का रहा होगा, 32% का रहा होगा, तो के कथन जो होगा ये सही हो जाएगा। परीक्षा का अधिकतम अंक 200 का है बोला गया है। हमने देखे कि 10% बराबर 250 हुआ, 10% का मान 25 हुआ, तो 100% का मान 250 है, 250 होना चाहिए था अधिकतम अंक, ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार उत्तीर्णांक 35% का है भाई, यदि हमने देखे कि 32% का तो 35 कैसे होगा, ये एम वाला भी गलत हो जाएगा। परीक्षा का अधिकतम अंक 500 का, 500 का नहीं भाई 250 का है, तो ये एन वाला कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखे कि हमारे 3 जो कथन है वो गलत है ना, एल एम और एन, ये तीनों के तीनों कथन गलत है, तो केवल के कथन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट सवाल आज का देखने वाला बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं
निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है बोला गया है। आपको बताना है भाई, यहाँ पर 4 कथन दिया गया है, इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है वो आपको क्या करना है, बताना है। क्या बोला गया, 30 का 40% क्या 12 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 30 का कितना परसेंट बोला गया है, 40%, 12 आना चाहिए, परसेंट का कितना लिख देंगे 100। आप देख पाओगे 1 0 से 1 0 और ये 0 से 0, 3 और 4 का गुणा करें देंगे तो 3 चौके 12, बिल्कुल भाई 12 के बराबर होता है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, के वाला कथन करेक्ट है। 50 का 60% 30 होता है, तो भाई मैंने कहा 50 और 50 का कर देंगे 60 और परसेंट का गुणा कर देंगे 100। ध्यान समझना, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 और 0 और 5 और 6 का गुणा कर देंगे तो 5 6 के 30। यहाँ पर बोला गया है 30 के बराबर होता है, तो एल वाला कथन भी हमारा क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। फिर 60 का 100% 100 के बराबर है। यदि मैं कहूँ दोस्तों 60 का हमको निकालना है कितना 100 और परसेंट का नीचे हम लिख देंगे 100, तो 100 को 100 खा जाएगा तो बचेगा कितना 60 आना चाहिए था। यहाँ पर दिया गया है 100 के बराबर है, एम वाला कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर बोला गया है 8 का 10% 1 के बराबर है। 8 का यदि मैं 10% का लिख देंगे 100, तो आप देख पाओगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 को 10 से भाग देंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 0.8 आएगा, न कि 1 आएगा। तो यहाँ पर 0.1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो एन वाला कथन भी होगा गलत। अब यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आप नहीं ले सकते, है ना, तो इस आधार पर हमारे पास के और एल कथन बस सही है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का हमारा कुछ चुनिंदा सवाल। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ, तो कंटिन्यू बने रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहेगा, क्योंकि अब समय बहुत कम बच गया है। मान लेते हैं कि अब समय लगभग आप लोगों के पास वही अब 15 16 17 दिन का समय बच गया, तो इस कम समय में आपको बेहतर तैयारी करना है, तो इसलिए आप बिल्कुल जुड़ जाइए और अच्छे से आपको क्या करना है, तैयारी करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।